अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने डेडलॉक के बारे में एक तफसीली गुफ्तगू की थी कि व्हाट इज़ डेडलॉक एंड हाउ इट अकर एंड हाउ टू प्रिवेंट डेडलॉक। अब इस लेक्चर में हम डेडलॉक को अवॉइड करने के तरीके पर बात करते हैं। तो डेडलॉक को किस तरह हम अवॉइड करेंगे उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। इसकी तरफ हम बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बेसिक सा फैक्ट जान लेते हैं कि सेफ स्टेट क्या होता है। ये जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आपका सिस्टम तभी सेफ होगा जब इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ना हो कि डेडलॉक अकर होगा। तो ये सिंपल सा बस आप जान लें। तो आप भी जानते हैं कि जब आपके घर में मतलब आपको यकीन हो कि कोई भी चोर अंदर नहीं घुस सकता, तो आपको यकीन होता है कि कोई खतरा नहीं है। तो यही कंडीशन है कि अगर किसी सिस्टम में डेडलॉक की पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो सेफ स्टेट में होगा। और वो मुख्तलिफ आपके पास आप साइकिल चेक करेंगे कि कहीं प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में कोई साइकिल तो नहीं है। अगर साइकिल डिटेक्ट होता है तो इट मीन इट इज़ एन अनसेफ। यहाँ पर भी लिखा है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम सेफ है तो यू कैन से डेडलॉक नहीं है, और अगर कोई सिस्टम आपके लिए कि अनसेफ है इसका मतलब यहाँ पर कोई डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है। और डेडलॉक की पॉसिबिलिटी आप साइकिल से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक फैक्ट है जो आपको जहन में रखना चाहिए। इसके बाद अब हमने जिस तरह लास्ट लेक्चर में बात की कि हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं एंड हम डेडलॉक को इग्नोर कर सकते हैं एंड रिकवर कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन की बात हमने लास्ट लेक्चर में किया था, 4 तरीके थे। अब इस लेक्चर में हम अवॉइडेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हमारे पास फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन फिर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेडलॉक को हम किस तरह अवॉइड करते हैं, तो 2 अप्रोचेज़ हैं। अगर आपके पास रिसोर्स टाइप एक रिसोर्स में सिर्फ एक ही इंस्टेंस है, मैंने इस पर बात की थी। रिसोर्स का मतलब आपके पास लेट सपोज सीपीयू है, आपके पास प्रिंटर है। तो अगर एक ही ये प्रिंटर एक ही है, इंस्टेंस का एक ही है, तो इसका मतलब ये सिंगल इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप है। तो इस केस में फिर हम यूज़ करेंगे, जो मेथड यूज़ करेंगे डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए, उसका नाम है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है। और जो दूसरा अप्रोच है, अगर आपके पास रिसोर्स में मल्टीपल इंस्टेंस है, यानी एक रिसोर्स का टाइप है प्रिंटर और उसमें आपके पास 4-5 प्रिंटर्स हैं, तो फिर हम किस अप्रोच को यूज़ करेंगे कि डेडलॉक को अवॉइड करें, उसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम। तो बहुत आसान है। तो चले बढ़ते हैं आगे, हम मज़ीद इसमें क्या है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की तरफ। बहुत आसान है। सिंगल इंस्टेंस ऑफ ए रिसोर्स टाइप मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें। वैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है उसमें ये रेक्टेंगल वाला इसको हम रिसोर्स बोलते हैं, और जो सर्कुलर होते हैं इसको हम प्रोसेस बोलते हैं, और इसको हम इच कहते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, जब एरो की डायरेक्शन प्रोसेस की तरफ होता है इसका मतलब ये रिसोर्स इसको एलोकेट हुआ है, इसको हम असाइनमेंट एज कहते हैं। और अगर यहाँ पर एरो का डायरेक्शन रिसोर्स की तरफ हो इसका मतलब कि ये प्रोसेस इस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसकी डिमांड कर रहा है, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट एज। ये 2 असाइनमेंट रिक्वेस्ट एज हो गया। अब जो इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात हम करें, इसमें हमारे पास एक थर्ड एज आता है जिसका नाम है क्लेम एज। अब ये क्लेम एज को आप जस्ट अंडरस्टैंड कर ले, बस आपको इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की जो टेक्निक है इसकी समझ आएगी। यहाँ पर ये डैश लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को, इस एज को हम कहते हैं क्लेम एज। और इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ। इसका मतलब सिंपली हमारे पास क्या होता है कि ये प्रोसेस कभी फ्यूचर में उसको इस रिसोर्स की ज़रूरत होगी, यानी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। ये देखिए डायरेक्शन रिसोर्स की तरफ है, इसका मतलब अगर ये सॉलिड हो ना तो इसका मतलब ये इसको डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर। लेकिन यहाँ पर डैश है, इसका मतलब ये कभी भी फ्यूचर में शायद ये इस रिसोर्स को
अवेल करना चाहता होगा इसकी रिक्वेस्ट करेगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं क्लेम एज। ओके, ये क्लियर है। अब हम चलते हैं कि और मज़ीद इसमें क्या है। तो देखिए हमारे पास ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है। सबसे पहले जितनी भी प्रोसेस है, तो प्रोसेस क्या करता है, वो अपनी सारी रिसोर्सेज को डिक्लेयर करता है कि कभी भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ये P1 है, तो इसके पास R1 मौजूद है, लेकिन ये फिर भी कि अगर मुझे कहीं पर R2 की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी से मैं कह लूँ कि मुझे R2 भी कभी पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चले कल आपकी असाइनमेंट है या क्विज़ है जो भी है, और आप अपने साथ ये सारी चीज़ें मतलब अपने प्लानिंग में ये सारी चीज़ें शामिल करके कल मुझे ब्लू पेन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ब्लैक पेन की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पेपर की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ मुझे रूलर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद उस वक्त सिर्फ आपके पास 1 2 3 चीज़ें होंगी, लेकिन आप सारी चीज़ें अपने सामने रख दो कि इन चीज़ों की शायद मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ डिक्लेयर करते हो। इसका मतलब है क्लेम एज। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में जो बुनियादी स्टेप है कि हर प्रोसेस अपनी सारी रिसोर्स को डिक्लेयर करेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और वो डिक्लेरेशन किस एज के थ्रू करेगा, ये याद रखे, क्लेम एज के थ्रू। हमेशा जब ये डिक्लेरेशन करेगा ना कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम कहेंगे कि इसको आप ड्रा करेंगे क्लेम एज के थ्रू। ठीक है, सॉलिड एज पर नहीं बनाएंगे, क्लेम एज बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है, जब किसी प्रोसेस को उस रिसोर्स की जिसको उसने डिक्लेयर किया है ऑलरेडी क्लेम एज की, तो उनको जब ज़रूरत पड़े किसी प्रोसेस को उस सोर्स का उस रिसोर्स का ज़रूरत पड़ जाए कि अब मुझे ये चाहिए, तो फिर क्लेम एज कन्वर्ट होगा रिक्वेस्ट एज में। ठीक है, फिर ये डैश के बजाय आप सॉलिड लाइन ड्रा करेंगे और ये रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर रिसोर्स अवेलेबल हो तो रिक्वेस्ट एज क्या होगा, वो असाइनमेंट एज में चेंज हो जाएगा। अगर ये रिसोर्स लेट सपोज सबसे पहले अगर हम कहें कि P2 को R1 की ज़रूरत थी, तो ये यहाँ पर शायद डैश था, फिर P2 को फ्यूचर के लिए, तो फिर एकदम P2 को उसकी ज़रूरत पड़ गई कि अब नहीं चाहिए इस रिसोर्स, तो फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। अब अगर ये R1 अवेलेबल है, जिस तरह यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं क्योंकि P1 के पास है, अगर ये लेट सपोज अवेलेबल है, तो फिर ये असाइनमेंट, ये जो रिक्वेस्ट एज है असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल स्टेप है। और उसके बाद जब प्रोसेस अपने सारे रिसोर्स को यूज़ करके उसको रिलीज़ करेगा लास्ट में, तो दोबारा वो क्लेम एज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखें। सबसे पहले हम कहेंगे कि सिंपल स्टेप है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कि एक प्रोसेस हमेशा अपनी सारी रिसोर्स को डिक्लेयर करेगा, और डिक्लेरेशन हमेशा क्लेम एज के थ्रू होगा कि मुझे ये भी चाहिए, और वो क्लेम एज होगा उस रिसोर्स की तरफ। फिर उसके बाद जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो क्लेम एज कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्ट एज में, और जब उसको अगर वो रिसोर्स अवेलेबल हो उसको मिल जाता है तो असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो रिलीज़ करेगा दोबारा सारे एजेस, वो हमेशा के लिए क्लेम एज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सिंपल से स्टेप है हमारे पास। अब इसमें आप देख ले, अगर आपके पास इस ग्राफ में कहीं पर साइकिल नज़र आए तो इसका मतलब कि यहाँ पर डेडलॉक मौजूद है, लेकिन अगर साइकिल नहीं तो इसका मतलब डेडलॉक नहीं है। तो इसलिए तो हमने ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का अप्रोच यूज़ किया ताकि हमारे पास साइकिल ना आए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है। देखिए, आप इसको अंडरस्टैंड कर ले। P1 जो है उसके पास R1 मौजूद है, और P2 जस्ट उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब P2 के पास R2 नहीं है कि P1 भी R2 को चाहता है, P2 भी R2 को चाहता है कभी फ्यूचर में। तो जब भी फ्यूचर में जिसको भी जल्दी ज़रूरत पड़े उसको R2 वो ले सकता है। तो अगर P1 को ज़रूरत है तो वो उसको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेगा और दोबारा उसको असाइनमेंट में कन्वर्ट करेगा। ईजी है, क्योंकि ये किसी के पास तो अब नहीं है। ये तो जब क्लेम कर रहा है, जस्ट P2 क्लेम कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और ना उसको होल्ड कर रहा है। यहाँ पर
P2 उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इसके पास है, तो जब ये इसको रिलीज करेगा P2 को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है। सो इट मीन द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की सही से समझ आया होगा। इसके बाद हम जो अप्रोच पढ़ेंगे वो है बैंकर एल्गोरिथम। वो असल में जब आपके रिसोर्स में मल्टीपल इंस्टेंस हो, एक ना हो बल्कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हो रिसोर्स के अंदर, एक रिसोर्स के अंदर, तो तब हम यूज़ करेंगे बैंकर एल्गोरिथम। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।